तो आज के लेक्चर का पहला सवाल, प्रिपरेशन और अल्काइल हलाइड कर रहे थे हम लोग। अब इसी प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड में आज एक और रिएक्शन देखेंगे। आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक और तरीका देखेंगे हैलोजन एक्सचेंज का। अब हैलोजन एक्सचेंज का तरीका कब यूज किया जाता है? मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया था कि हैलोजन ऐसे तो टोटल 5 है, पर उसमें से एसिटेन हम नहीं लेते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव और उसकी हाफ लाइफ 8.1 आवर्स है। और फ्लोरीन और आयोडीन के बारे में कुछ इश्यूज है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें से ये तो कोरोसिव और एक्सप्लोसिव होता है। इसके डायरेक्ट रिएक्शंस कोरोसिव और एक्सप्लोसिव होते हैं। और आयोडीन के साथ दिक्कत ये है कि अगर आप डायरेक्ट आयोडीनेशन करने जाओगे तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है। अब इन दो प्रॉब्लम्स की वजह से अगर आपको कभी भी अल्काइल हैलाइड बनाना है तो ज्यादातर आप देखोगे अल्काइल के साथ या तो क्लोराइड दिखेगा या तो ब्रोमाइड दिखेगा। बट व्हाट इफ यू वांट फ्लोराइड विद अल्काइल ग्रुप एंड आयोडाइड विद अल्काइल ग्रुप, अगर आपको ये दोनों चाहिए तो आप कैसे बनाओगे? तो इसके लिए आइडिया ये है कि पहले जो इजीली बन सकता है वो बना लो। जैसे अल्काइल क्लोराइड इजीली बन सकता है तो पहले आप अल्काइल क्लोराइड बना लो। और अल्काइल क्लोराइड जब बन जाए तो यहाँ पे अगर आपको फ्लोरीन चाहिए, अल्काइल क्लोराइड की जगह अगर आपको अल्काइल क्लोराइड चाहिए, तो आप बेसिकली आप क्या चाहते हो? क्लोरीन की जगह आपको फ्लोरीन चाहिए ना। तो यहाँ पे आप क्या कर दो, फ्लोरीन का कोई तो भी एक सॉल्ट ले लो। फ्लोरीन के कौन कौन से सॉल्ट परमिटेड है? 3-4 सॉल्ट्स हैं जिनका नाम आपको एग्जाम में याद रख कर जाना है। जैसे AgF, Hg2F2, यहाँ पे आप AgF ले सकते हो। AgF, Hg2F2, AsF3 या फिर SbF3। ये 4 सॉल्ट्स हैं। इन चारों में से आप कोई भी एक सॉल्ट यूज कर सकते हो। ठीक है। अब सपोज कर लो मैंने यहाँ पे AgF यूज कर लिया। डन। होगा क्या कि क्लोरीन और फ्लोरीन आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया रिएक्शन का? हैलोजन एक्सचेंज। एक हैलोजन से मैंने दूसरा हैलोजन एक्सचेंज कर दिया। अभी इतनी सारी सर्कस क्यों करनी पड़ रही है? इतनी सारी सर्कस इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि फ्लोरीन को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। पर फ्लोरीन का कोई सॉल्ट यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने कोरोसिव और एक्सप्लोसिव वाली प्रॉब्लम बताई थी, ये प्रॉब्लम फ्लोरीन के सॉल्ट के साथ नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम प्योर फ्लोरीन के साथ है। तो अभी मैंने यहाँ पे प्योर फ्लोरीन लिया है क्या? नहीं, मैंने फ्लोरीन का सॉल्ट लिया है। That- तो आइडिया है कि अगर आप डायरेक्टली फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते, अगर आप सीधे सीधे फ्लोरीन को ऐड नहीं कर सकते, तो आप पहले क्या करो, जो अल्काइल हैलाइड इजीली बन सकता है पहले वो बना लो। तो कौन सा वाला अल्काइल हैलाइड इजीली बन सकता है? अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड इजीली बन सकता है। तो इसमें से कोई एक बना लो पहले। जैसे हमने अल्काइल क्लोराइड पहले बना लिया, और फिर क्या किया, फ्लोरीन के किसी सॉल्ट के साथ उसको ट्रीट कर दिया। जैसे ही आप फ्लोरीन के किसी सॉल्ट के साथ ट्रीट करोगे, फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए अल्काइल फ्लोरीन को हटा देगा, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा और आपको आपका अल्काइल फ्लोराइड मिल जाएगा। ठीक। अब जब ये बनेगा तो बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? बाय प्रोडक्ट आएगा AgCl, और ये जो AgCl है ये पीपीटी के फॉर्म में होगा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। आपके पूरे सिलेबस में पीपीटी में सबसे ज्यादा बार इसी केमिकल का नाम है। तो 11 से लेकर 12 तक लगभग लगभग 4 से 5 बार ये आया है ना। तो उसको अच्छे से रट लो कि AgCl हमेशा प्रेसिपिटेट के ही फॉर्म में होता है। तो जो पिछले हमने प्रिपरेशन पढ़े थे और आज वाले प्रिपरेशन में क्या फर्क है? आज वाला जो पहला प्रिपरेशन मैंने आपको पढ़ा है ये है बाय हैलोजन एक्सचेंज। अब हैलोजन एक्सचेंज में मैंने फ्लोरीन का तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, पर क्लोरीन आयोडीन के साथ भी एक प्रॉब्लम है। अब आयोडीन के साथ क्या प्रॉब्लम है? आयोडीन के साथ ये प्रॉब्लम है कि आयोडीन का जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाता है। जैसे फ्लोरीन के रिएक्शन में कोरोसिव और एक्सप्लोसिव होने का इशू है, वैसे ही आयोडीन के रिएक्शन में किसका प्रॉब्लम है? रिवर्स हो जाने का। तो अगर सपोज करो तुम सीधे सीधे अल्केन लेते और आयोडीन लेते और सीधा सीधा अगर ये आप एक्सचेंज करने का सोचो कि डायरेक्ट ऐसे आयोडीन बन जाए, तो यहाँ साथ में HI भी बनेगा बाय प्रोडक्ट में। ये जो हाइड्रोआयोडिक एसिड है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और सिंस ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये हाइड्रोजन इसको वापस कर देता है। अगर ये हाइड्रोजन इसको वापस कर देगा तो रिएक्शन तो फिर से वहीं पहुंच जाएगा जहां से हम आए थे। तो इसका मतलब डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्ट से मेरा मतलब है सीधे सीधे आप आयोडीन नहीं ले सकते, I2 नहीं ले सकते। डायरेक्ट आयोडीनेशन
इज नॉट पॉसिबल। क्या प्रॉब्लम है समझ में आया? प्रॉब्लम है HI का। अब डायरेक्टली तो आप आयोडीनेशन नहीं कर सकते, तो फिर करोगे कैसे? फिर वही ट्रिक लगाएंगे जो हमने ऊपर लगाई। पहले जो अल्काइल हैलाइड बन सकता है पहले वो बना लेते हैं, जैसे अल्काइल क्लोराइड तो बन सकता है, इसको बना लिया। अब जैसे ऊपर फ्लोरीन का सॉल्ट यूज किया था, वैसे इस बार आयोडीन का सॉल्ट यूज करेंगे। आयोडीन का सॉल्ट लेंगे सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड ऑल्सो रिक्वायर्स अ सॉल्वेंट टू फैसिलिटेट द रिएक्शन, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे साथ में एसीटोन भी लेंगे। एसीटोन सोडियम आयोडाइड की मदद करता है, तो इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। तो आपने यहाँ पे एसीटोन ले लिया। अब एग्जाम में यही आपका क्लू बन जाएगा। अगर आपको सोडियम आयोडाइड एसीटोन के साथ दिखा तो आप समझ जाना कि मैंने आपको यही वाला रिएक्शन पूछा है। बाकी का रिएक्शन तो सेम ही होगा। कैसे? हैलोजन ही एक्सचेंज करने हैं ना, तो क्लोरीन और आयोडीन आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। आपको मिल जाएगा Ri+NaC। ठीक। अब इन दोनों रिएक्शंस के नाम भी है। तो अब जैसे एक रिएक्शन का नाम है फिंकेल्स्टीन और एक रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। अब ये बड़ा चैलेंज है कि आप इसको याद कैसे करोगे कि कौन सा वाला स्वार्ट्स है कौन सा वाला फिंकेल्स्टीन है। तो इसके लिए मैं हमेशा ट्रिक बताता हूँ कि जिसके नाम में F आ रहा है वो फ्लोरीन का नहीं है। ठीक है, तो फिंकेल्स्टीन के नाम में F आ रहा है तो वो फ्लोरीन का नहीं है, तो फिर फिंकेल्स्टीन किसका हुआ? आयोडीन का। अगर फ्लोरीन का नहीं हुआ तो आयोडीन का ही होगा ना। तो फिंकेल्स्टीन किसका होगा? आयोडीन का। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। अब अगर ये इसका नाम फिंकेल्स्टीन है तो फिर स्वार्ट्स नाम किसको मिलेगा? क्लोरीन को। दो ही तो नाम है, फिंकेल्स्टीन और स्वार्ट्स। उसमें से फिंकेल्स्टीन चला गया आयोडीन वाले रिएक्शन के पास, तो फिर स्वार्ट्स नाम किसको मिलेगा? Yes. अब ये इसका नाम रख देते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। ये पहला लिख देता हूँ। तो आपको याद रखना है स्वार्ट्स रिएक्शन में हैलोजन एक्सचेंज कराकर हम क्या बनाते हैं? अल्काइल फ्लोराइड। कुछ खास है क्या अल्काइल फ्लोराइड में? हाँ, ये खास है क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं बनाया जा सकता। अल्काइल क्लोराइड डायरेक्टली बनाया जा सकता है, अल्काइल ब्रोमाइड डायरेक्टली बनाया जा सकता है, पर अल्काइल फ्लोराइड डायरेक्टली नहीं बनाया जा सकता, तो उसको इनडायरेक्टली बनाना पड़ता है। इनडायरेक्टली से मेरा मतलब है पहले हम एक अल्काइल हलाइड लेते हैं और उस अल्काइल हलाइड के हलाइड को फ्लोरीन के साथ एक्सचेंज करके फिर अल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट फ्लोरीन को लेना पॉसिबल नहीं है। सेम इज विथ आयोडीन। आयोडीन के रिएक्शन के साथ दिक्कत क्या है कि उसका रिएक्शन रिवर्सिबल है। जब भी आप डायरेक्ट आयोडीनेशन करने जाओगे तो जो बाय प्रोडक्ट है वो इतना स्ट्रांग है कि वो क्या करेगा? रिएक्शन को रिवर्स कर देगा। समझा? ये पूरा प्रॉब्लम है। आपको ये जो ग्रीन वाला पार्ट है प्रॉब्लम वाला पार्ट वो एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको रिएक्शन याद करके जाना है। ठीक, बाकी की जो बातें मैंने बताई हैं दैट इज फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ये दोनों खत्म हो गए। अब यहाँ पे जाकर आपका हैलो अल्केन खत्म हो जाता है। चैप्टर के दो नाम है, वन इज हैलो अल्केन, सेकेंड इज हैलो अरीन्स। व्हेन आई से अरीन्स तो सिंपल इसका मतलब होता है बेंजीन रिंग। अरीन वर्ड स्टैंड्स फॉर एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक में हम लोग कौन सा कंसीडर करते हैं? तो हैलो अल्केन में जो हैलोजन ग्रुप था वो किससे लगा हुआ था? किसी अल्केन से। अब वही हैलोजन किससे अटैच्ड होगा? एरोमेटिक रिंग जो कि बेंजीन लेंगे हम। तो अब जरा इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हैलो अरीन्स के बारे में। तो हैलो अरीन्स के बारे में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन द सेंस कि अगर आपको मान लो एक हैलो अरीन्स बनाना है, तो जो डिस्कशन आपकी बुक में चल रहा है इसके बारे में बहुत कुछ है जो आपको सीखना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चाहती तो बुक सिर्फ इतना बोल सकती थी कि आप यहाँ पे एक टोलिन ले लो, टेक वन टोलिन, टेक Br2, iron will be used as a catalyst and the reaction will be done in dark। मतलब इन दी एब्सेंस ऑफ सनलाइट ये रिएक्शन किया जाएगा, क्योंकि अगर सनलाइट होती है तो कई बार इसके रेडिकल्स बना देती है। तो रेडिकल्स हमको नहीं चाहिए, हमको आयंस चाहिए। तो आयंस चाहिए तो आपको डार्क में करना पड़ेगा रिएक्शन। तो अब ये जो मैंने बात बोली कि लाइट होती, ये भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर लाइट होती तो ये रिएक्शन फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस कर देती।
और हमको फ्री रेडिकल्स नहीं चाहिए। फ्री रेडिकल होते क्या है? स्पीशीज विद सिंगल इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन लिख दे रहा हूं मैं। ठीक, जैसे कि ब्रोमीन अगर ऐसे एक इलेक्ट्रॉन के साथ हो तो वो फ्री रेडिकल है। ये हमको नहीं चाहिए था, इसीलिए हमने क्या लिया? डार्क। डार्क जब लोगे तो फिर क्या प्रोड्यूस होंगे? अभी आयंस लिखना चाहिए, पर हमारा जो केस है, अब आयंस में तो कैटायन और एनायन दोनों आते हैं ना। तो बच्चे पूछेंगे कि यहाँ पे कौन सा बना था, तो यहाँ पे जो बना है दैट इज कैटायन। ब्रोमीन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। और ये बहुत खास बात है। क्यों खास बात है? क्योंकि आपने कभी ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज देखा ही नहीं है। आपने हमेशा ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज देखा है। अल्कोहल्स पे आप हमेशा नेगेटिव चार्ज देखते हो, पॉजिटिव चार्ज आप अल्कोहल बोल रहा हूँ, हाइलाइट्स पे आप हमेशा नेगेटिव चार्ज देखते हो, पॉजिटिव चार्ज आप कभी नहीं देखते। आज हमको कौन सा चार्ज चाहिए था? पॉजिटिव। इसीलिए यहाँ पे डार्क में ये रिएक्शन कर रहे हैं, लाइट में करते तो फ्री रेडिकल बन जाता ना। हमको कौन सा चाहिए था? आयन। तो ये कैसे बनता है सब बता दो पहले। अगर आप हेलो अरेन्स बनाने जा रहे हो तो याद रखना, हेलो अरेन्स में मिक्सचर बनेगा। मिक्सचर का मतलब है ये भी आपको दो लेना है, ये भी आपको दो लेना है। अब ये जो आपने दो लिए है, इसका पहले तो नाम होता है टोलीन। टोल्यूइन भी बोलते हैं लोग, टोलीन भी बोलते हैं, टोल्यूबीन भी बोलते हैं। मैं सिंपल में टोलीन बोलता हूँ। तो अब टोलीन में दो टोलीन दिए मैंने आपको। अगर बेंजीन में एक मिथाइल अटैच्ड हो जाए तो दैट केमिकल इज कॉल्ड एज टोलीन। अब ये जो दो टोलीन है उसमें से एक में जो आपका हलाइड है वो ऑर्थो पे चला जाएगा, और दूसरे में जो आपका हलाइड है वो पैरा पे चला जाएगा। ये रहा ऑर्थो, और ये रहा पैरा। अब एक बात बताओ, बेंजीन में हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है कि नहीं? यहाँ पे एक हाइड्रोजन था या नहीं? सबके पास होता है, हम बस लिखते नहीं है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, दो जगह से दो हाइड्रोजन भी तो निकला होगा। और यहाँ पे मैंने 2Br2 लिया था, मतलब चार ब्रोमीन थे। यूज तो मैंने दो ही किया है। तो दो ब्रोमीन बाकी है और दो हाइड्रोजन निकले। सब आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? 2H, एक जगह आपको क्या मिला? ऑर्थोब्रोमोटोलीन। ऑर्थो पे है ना ब्रोमीन। और दूसरा क्या मिला आपको? पैराब्रोमोटोलीन। पहले हमने क्या सीखा कि एक की जगह मिक्सचर मिला। एक प्रोडक्ट मिलना चाहिए था ना, नॉर्मली जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो कोई एक प्रोडक्ट मिलता है, ऊपर भी मैंने पढ़ाया था तो एक ही प्रोडक्ट मिल रहा था। पर यहाँ पे आपको सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, दो दो मिल रहा है। ऑर्थोब्रोमोटोलिन और पैराब्रोमोटोलिन का मिक्सचर मिलेगा। तो पहले तो ये याद रखो कि जब आप हेलोअरीन बनाने जाओगे तो आपको एक हेलोअरीन नहीं मिलेगी, दो जुड़वा मिलेंगे, एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला। ठीक। दूसरा लाइट डार्क का तो मैंने मीनिंग समझा ही दिया। दूसरा, इस रिएक्शन के अंदर ये जो वर्ड है ना इलेक्ट्रोफिलिक, ये बहुत स्पेशल वर्ड है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन में किसके साथ कर रहा हूँ? हैलोजेंस के साथ, और हैलोजेंस इन जनरल न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। अब आपका पहला कंफ्यूजन कि सर ये क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। अब आप बताओ, आपने हमेशा हैलोजेंस को कैसे देखा है? आपने हमेशा हैलोजेंस को नेगेटिव चार्ज के साथ देखा, आपने Cl माइनस देखा है, ब्रोमीन माइनस देखा, ऐसे देखा है ना। मतलब हैलोजेंस जनरली क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल। पर इस रिएक्शन में मैं उनको क्या बोलकर यूज कर रहा हूँ? तो लोग मेरे से पूछेंगे ना कि अरे हैलोजेंस तो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, आपने उनको इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना दिया? सो आई हैव टू आंसर इट। हाउ वुड आई आंसर इट? मैं उनको समझाऊंगा कि ये जो दो है ना, इन दोनों के बीच में पहले रिएक्शन होता है। क्या होता है वो रिएक्शन? जैसे मैं क्लोरीन वाला बता दे रहा हूँ, दो क्लोरीन ले लो, तीन Cl2 ले लो, तो पहले बनता है 2FeCl3। और जब ये FeCl3 बन जाता है तो ये FeCl3 एक और क्लोरीन को इनवाइट करता है। ठीक। ये एक और क्लोरीन है, Cl2 को मैंने ClCl लिख दिया है बस। उसमें से ये वाला, अब ये जो बॉन्ड टूटेगा इन दोनों के बीच का, तो इन दोनों का बॉन्ड इस तरह से टूटेगा। क्या नया कर दिया मैंने? इसका मतलब है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले लेगा और ये निगेटिव हो जाएगा, दूसरा वाला क्लोरीन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और फिर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? अब ये जो Cl माइनस है ये इसके साथ जाके अटैच हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? FeCl4 माइनस।
Cl3 था और एक Cl माइनस आया ना उसके पास, तो ये टोटल ये हो गया। और दूसरे वाले क्लोरीन का क्या होगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। यही खास बात है इस पूरे रिएक्शन की, कि इस रिएक्शन में क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो फिर वो किसकी तरह एक्ट करेगी। तो एक वर्ड के पीछे इतनी लंबी कहानी है। और ये सब आपको एनईटी जेई में यूजफुल मटेरियल है। अगर आप 12 के लिए पढ़ रहे हो तो बस रिएक्शन रट लो, काम खत्म। पर जितना बाकी का मैंने बोला ये सब आपको एनईटी जेई में काम आएगा, कि लाइट क्यों है, डार्क क्यों है, ये इलेक्ट्रोफिलिक कैसे हो सकता है, तो न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए। तो आपके पास हर बात का जवाब होना चाहिए कि नहीं ये इलेक्ट्रोफिलिक है। लोग पूछेंगे ऐसे कैसे, हैलोजन तो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो आपको ये वाला रिएक्शन कोट करना है। आपको ये रिएक्शन लिखकर बताना है कि पहले आयरन हैलोजन के साथ रिएक्ट करके FeCl3 FeBr3 इस तरह का कंपाउंड बनाता है। फिर एक और ब्रोमीन आता है या एक और क्लोरीन आता है और वो आयनिक फॉर्म में अटैच होता है। अब नोटिस करो ये वाले क्लोरीन और ये वाले क्लोरीन देख लो कैसे बिहेव कर रहे हैं। पहले भी उसने फर्स्ट स्टेप में भी उसने क्लोरीन ही लिया था ना, पर फर्स्ट स्टेप में कुछ नेगेटिव पॉजिटिव आया, तो पहले वो क्या न्यूट्रल बनता है, कौन सा कंपाउंड, FeCl3 FeBr3 वगैरह वगैरह। और फिर थोड़ी देर में वो एक और क्लोरीन और ब्रोमीन लेकर FeCl4 माइनस बन जाता। एक जो क्लोरीन सेपरेट होगा वो इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में सेपरेट होगा, और वही इलेक्ट्रोफाइल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत सरप्राइजिंग है कि यहाँ से निकलने वाला जो ब्रोमीन है वो ब्रोमीन प्लस, विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल। और ये रेयर लोगों को पता होता है। अगर आप 12th के लेवल पे देखोगे तो किसी को नहीं पता होता, सिर्फ एनईटी जेई वालों को ये बात पता होती है। यही कारण है कि 12th में जो बच्चे टॉपर भी आते हैं वो भी एनईटी जेई क्वालिफाई तक नहीं कर पाते, क्योंकि वो सिर्फ ऊपर ऊपर से बस बुक का रिएक्शन रट्टा मार लेते हैं। समझा। तो आपको ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये सब आपको ध्यान रखनी है कि ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक क्यों है। याद रहेंगी सारी बातें। ठीक। मिक्सचर बनता है ऑर्थो पैरा का, प्लस डार्क क्यों है, आयरन का क्या रोल है, सारी बातें बता। अब अगला इसके ऊपर टॉपिक है कि इसका आयोडीन के साथ हमने क्यों नहीं किया। अब अगर मान लो यहाँ पे मैंने क्या लिया था, ब्रोमीन लिया था ना। अब इसी की जगह अगर आप आयोडीन लेना चाहो, यार नोट करके लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ आयोडीन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। कोई बताएगा कि क्यों हो गया आयोडीन का रिएक्शन रिवर्सिबल। जब ब्रोमीन था तो HBr बना था, तो फिर आयोडीन होता तो क्या बनता। ब्रोमीन के टाइम पे HBr, तो आयोडीन के टाइम पे क्या बनेगा, HI बनेगा ना। तो अभी ऊपर मैंने बताया था इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। समझ गए। तो आयोडीन का रिएक्शन रिवर्सिबल इसलिए क्योंकि ये जो HI बनेगा एज अ बाय प्रोडक्ट वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। हेंस इट रिड्यूसेस प्रोडक्ट बैक टू बैक इनटू द रिएक्टेंट। ये क्या करेगा, प्रोडक्ट को वापस से कहाँ पहुंचा देगा, रिएक्टेंट। Therefore, for addition of iodine, जब आयोडीन का एडिशन करना ही है, अब अगर तुमको चाहिए ही आयोडीन, तो फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक HNO3, HiO4 etc. आर यूज्ड। तो अब हम लोग क्या यूज करते हैं साथ में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि ये जो HI है ये क्या है,
तो इसको काउंटर करने के लिए हम एक्स्ट्रा क्या डाल देंगे ताकि रिएक्शन हो पाए। आप अकेले अकेले आयोडीन के साथ ये रिएक्शन नहीं कर सकते। आयोडीन वाला पॉइंट भी समझ गया। देन फ्लोरीन बीइंग हाईली रिएक्टिव, फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ये तो मैं बता ही रहा हूँ बार बार, क्लोरीन का रिएक्शन तो नहीं ही होता है। देन फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स रिएक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट होती हैं। So now let's start with physical properties. और इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस आते हैं एनईटी जेई में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला आपसे पूछा गया है नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब अगर आपको 11th का याद हो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टोटल 5 थी, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड लंदन फोर्सेस। तो ये पूछ रहा है बताओ कि दो अल्काइल हैलाइड्स के बीच में कौन सी फोर्स होती है, उन पांचों में से दो अल्काइल हैलाइड्स के बीच में कौन सी फोर्स होती है। ये जो बीच में इनके कोई फोर्स होती होगी ना, तभी तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं। उसने आपसे पूछा कि बताओ कौन सी फोर्स से ये लोग आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो इस फोर्स के बारे में पूछ रहा है। नहीं, डायपोल डायपोल। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बताना होगा कि अल्काइल हैलाइड इज अ पोलर मॉलिक्यूल। अल्काइल हैलाइड कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब होता है ऐसा मॉलिक्यूल जिसपे चार्जेस। तो अब इस पे चार्जेस कैसे आते हैं, तो इस पे चार्जेस इसलिए आते हैं क्योंकि हैलोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। देखो यहाँ पे अल्काइल में क्या होगा, कार्बन ही होगा। तो एक अल्काइल हैलाइड में बॉन्ड किसके बीच में होता है, कार्बन और हैलोजन के बीच में। यस, अल्काइल में कार्बन ही तो है ना जो हैलोजन से बॉन्ड बनाता है। अल्काइल मतलब क्या, CH3 C2H5 C3H7 C4H9, यही सब ना। तो इनमें कौन बॉन्ड बनाता है हैलोजन के साथ, कार्बन। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है। नाउ सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन इज मोर, तो क्या होगा, दोनों के बीच का जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादातर किसकी तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे, हैलोजन की तरफ। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पावर टू पुल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या नहीं, तो हैलोजन हैज मोर पावर टू पुल इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए अगर ये ज्यादा पावर रखता है तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज भी तो उसी की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ गए, हैलोजन की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज भी किसकी तरफ जाएगा, हैलोजन की तरफ। क्या इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से हैलोजन के हो गए या थोड़े बहुत वो अभी भी कार्बन के साथ है, थोड़े बहुत अभी भी है। तो इसीलिए चार्ज कंप्लीट चार्ज नहीं होगा, ये पार्शियल चार्ज होगा। तो ये जो मैंने इस तरह का डिजाइन बनाया है इसको एक्चुअल में सिंबल का नाम तो डेल्टा है, पर यहाँ पे आप इसको पार्शियल पढ़ोगे। पार्शियल मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज उसको नहीं मिला है, थोड़ा हिस्सा मिला, मतलब मेजोरिटी ऑफ हिस्सा हैलोजन के पास है, पर थोड़ा बहुत हिस्सा अभी भी किसके पास है, कार्बन के पास। तो इस नेगेटिव चार्ज को काउंटर करने के लिए इस पे कौन सा लगेगा, पॉजिटिव चार्ज। डन। और सिंस इस मॉलिक्यूल पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस आ गए, इसीलिए ये मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल हो गया, पोलर मॉलिक्यूल। पोलर होने के लिए क्या चाहिए था, चार्जेस। इसके ऊपर चार्जेस आ गए। अब अगर मॉलिक्यूल पोलर है
तो हमने 11th में भी ये सीखा हुआ है कि जब दो पोलार मॉलिक्यूल सामने आएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कौन सी फोर्स आ जाती है? डायपोल डायपोल। तो कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी अल्काइल हैलाइड के बीच में? डायपोल डायपोल फोर्स होगी। क्यों आई वो डायपोल डायपोल फोर्स? बिकॉज मॉलिक्यूल इज अ पोलार मॉलिक्यूल। ठीक। क्यों है वो पोलार? क्योंकि अल्काइल हैलाइड में देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन। तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हैलोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है, जिसकी वजह से हैलोजन खुद ही निगेटिव हो जाता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए कार्बन पॉजिटिव हो जाता है, और इस तरह से पूरा मॉलिक्यूल क्या बन जाता है? पोलार मॉलिक्यूल। और अगर मॉलिक्यूल पोलार हो गया, तो जब दो पोलार मॉलिक्यूल आजू बाजू में आते हैं तो उनके बीच की फोर्स को हम क्या बोलते हैं? डायपोल। तो ये रहा आपके पहले सवाल का जवाब कि इनके अंदर इंटर हैलोजन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस किस टाइप की है। अब इसमें एक पार्ट और जोड़ देता हूं मैं, कि अगर आपको इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करनी हो, अल्काइल फ्लोराइड की अल्काइल क्लोराइड के साथ, या अल्काइल क्लोराइड की अल्काइल ब्रोमाइड के साथ, तो वो आप कैसे कंपेयर करोगे? यहाँ आप लिखोगे फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, बराबर। देयरफॉर बॉन्ड लेंथ ऑफ अल्काइल क्लोराइड टू अल्काइल आयोडाइड ऑल्सो इंक्रीजेस। अब सोचो ये मैंने क्या बोलने की कोशिश की है। ये मैं यहाँ पे ये समझा रहा हूँ कि देखो, आप एक जगह पे आप ये मान लो ये अल्काइल है, ये अल्काइल को फिक्स रखते हैं हम लोग। अब एक बार इसके साथ में आप फ्लोरीन लो, तो अगर फ्लोरीन इतना बड़ा है, ठीक, तो ये अल्काइल फ्लोराइड के दो न्यूक्लियस के बीच में इतना डिस्टेंस है। अब फ्लोरीन के बाद अगर मैंने क्लोरीन ले लिया, तो क्लोरीन तो और बड़ा है। फ्लोरीन के बाद जो क्लोरीन आता है वो फ्लोरीन से बड़ा होता है या नहीं? अगर क्लोरीन बड़ा है तो आपको नहीं लगता कि क्लोरीन कुछ ऐसा होगा? और अगर ये ऐसा होगा, तो वो जो लेंथ है दोनों के न्यूक्लियस के बीच की, वो और थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब ब्रोमीन में और बढ़ जाएगी, आयोडीन में और बढ़ जाएगी। मतलब आयोडीन आते आते तो कुछ ऐसा सीन हो जाएगा। देखो दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया या नहीं? और दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को ही हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। अब ये लाइन मुझे बढ़ानी होगी। दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ये रहा। तो हमने क्या देखा? क्लोरीन से आयोडीन, जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है कि नहीं? अब एक बात बताओ, जितनी ये बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी उतना उसको तोड़ना आसान होता है। तो इसका मतलब अगर आप बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करो, तो यहाँ पे आर एफ है, यहाँ पे आर सी एल है, यहाँ पे आर आई है, ठीक। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है? बॉन्ड लेंथ में कौन सबसे ज्यादा है? आर आई इज ग्रेटर देन आर बी आर, इज ग्रेटर देन आर सी एल, इज ग्रेटर देन आर एफ, बराबर। ब्रोमीन मैंने बनाया नहीं है क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, बात तो आपको समझ ही जा रही है ना दिन से। बॉन्ड लेंथ का अगर ये सीक्वेंस है, तो बताओ बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या सीक्वेंस होगा? स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? बॉन्ड लेंथ का एग्जैक्टली उल्टा।
और अगर कोई पूछे रीजन, तो रीजन क्या दोगे? एटॉमिक साइज ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस का साइज बढ़ता गया इसीलिए प्रॉब्लम आई ना, वरना ये प्रॉब्लम आती। देन आफ्टर दिस, अब अगला क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट और काफी बड़ा क्वेश्चन है। इस पे बहुत सबसे ज्यादा फिजिकल प्रॉपर्टी अगर कोई पूछी जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट ही है। फिर इसमें एक एक मैं पॉइंट बनाकर दे रहा हूँ आपको, बहुत हर एक पॉइंट एक अपने आप में एक क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि बॉइलिंग पॉइंट को अगर आप अल्काइल हैलाइड के कंपेयर करो अल्केन से, तो अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज्यादा है। पहले तो आप ये एक पॉइंट याद कर लो। अल्केन और अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट अगर कंपेयर करने के लिए कोई बोले तो किसका ज्यादा बताओगे आप? अल्काइल हैलाइड का। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है। पहला कि सर आप इसको अल्केन से कंपेयर ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम ऐसे ही मानते हैं ना कि अल्काइल हैलाइड अल्काइल अल्केन से ही डिराइव्ड हुआ है। कहते हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन ही है ना ये। तो हमारा ऐसा मानना है कि जब ये अल्केन से ही डिराइव्ड हुआ है, तो क्यों ना हम चेक करें कि जब अल्केन से अल्काइल हैलाइड बनता है तो क्या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है या कम हो जाता है। ठीक, तो क्यों कंपेयर किया गया पहले ये समझ गया। देखिए अल्काइल हैलाइड अल्केन से ही बना है, तो हम जानना चाहते थे कि जब अल्केन से अल्काइल हैलाइड बन जाता है तो क्या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है या बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो हमको क्या पता चला कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ऑब्वियस है, अब इसका आपसे कॉज पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों, वाई अल्काइल हैलाइड हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्केन। तो उसका रीजन है अल्काइल हैलाइड इज पोलर मॉलिक्यूल whereas अल्केन इज नॉन पोलर। सवाल है सर इसका बॉइलिंग पॉइंट से क्या नाता है? देखो बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं। इफ यू वांट देम टू गेट बॉइल्ड, अगर आप चाहते हो कि ये बॉईल हो जाए, तो आपको इनके बीच का ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अब मान लो ऐसे ही मैं आपको दो डायग्राम देता हूँ, यहाँ पे भी ये दो मॉलिक्यूल है। आपने इसको भी बॉईल करने का ट्राई किया, आपने इसको भी बॉईल करने का ट्राई किया। अब जिसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा वो जल्दी बॉईल भी होगा। मान लो ये एक्स है, ये वाई। अब एक्स और एक्स का बॉन्ड मान लो जल्दी टूट गया, तो एक्स जल्दी बॉईल हो जाएगा, 100 डिग्री पे ही बॉईल हो जाएगा। वाई और वाई का बॉन्ड हो सकता है ज्यादा स्ट्रांग हो, तो वो 200 डिग्री पे टूट रहा है। तो 200 डिग्री पे टूट रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा आएगा। तो जब आप बॉइलिंग पॉइंट देखते हो तो आप एक्चुअल में क्या देखते हो, आप वो टेम्परेचर देख रहे रहते हो जिस टेम्परेचर पे दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट देखने का मतलब समझा, उस टेम्परेचर को ढूंढना जिस टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। तो अगर आप पानी को बॉईल कर रहे हो तो आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, पानी के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अलग कर रहे हो। जब आपके पास लिक्विड वाटर होता है तब लिक्विड वाटर में सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और फिर जब आप उसको हीट कर देते हो तो वही सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। समझ गए? तो जब तक वो जुड़े हुए हैं वो कौन से फॉर्म में है? लिक्विड वाटर के फॉर्म में। जब वो अलग अलग हो गए तो कौन से फॉर्म में आ जाएंगे? वेपर्स के फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में। और लिक्विड वाटर से वेपर या स्टीम बनाने को ही तो बॉईल करना बोलते हैं ना। तो आज के बाद आपको क्या याद रखना है कि जब आप पानी को बॉईल कर रहे हो तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, उसके सारे मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अलग कर रहे हो। ठीक, अब मैंने आपको एक्स और वाई का एग्जांपल दिया। दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? जिसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो टूटेगा ही नहीं। टूटेगा ही नहीं तो मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। अगर बॉन्ड वीक निकला तो कम हीट दूंगा, फटाक से टूट जाएगा। बराबर। अब अल्काइल हैलाइड कैसे हैं? पोलार। तो दो पोलार्स के बीच का बॉन्ड, मतलब एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर दैन बॉन्ड बिटवीन नॉन पोलर। ठीक, तो अब अगर इनका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है तो ऑब्वियस है कि इनको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा अलग करने के लिए। और अगर ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा अलग करने के लिए तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा? ज्यादा। तो पहले ये समझ गया कि अगर अल्केन से कंपेयर करोगे तो अल्काइल हैलाइड का
बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और हमने क्यों कंपेयर किया वो भी समझ गया। कंपेयर करने का रीजन कि अल्केन से ही अल्काइल हैलाइड बना था, तो हम जानना चाहते थे कि अल्केन के कंपेयर में जो उससे प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज्यादा होगा या कम। रीजन भी बता दिया, इसका पोलार होना उसका नॉन पोलार होना। ये भी पता चल गया आज कि बॉइलिंग मतलब होता क्या है। बॉइलिंग का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स को अलग करना। अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ अल्काइल हैलाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एक अल्काइल हैलाइड को दूसरे अल्काइल हैलाइड से अलग करना ज्यादा मुश्किल है। क्यों ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। क्यों बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन होती है कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के इंटरैक्शन। समझ में आ गई ये बात। तो पहले बॉइलिंग पॉइंट का ये पहला पॉइंट हुआ जब मैंने क्या किया, अल्काइल हैलाइड को अल्केन से सिर्फ कंपेयर किया। अब आप क्या करोगे, अब आप अल्काइल हैलाइड्स के अंदर ही कंपैरिजन करोगे कि बताओ सबसे ज्यादा किसका है। अभी तो मैंने अल्काइल हैलाइड को अल्केन से कंपेयर किया था ना। अब मैं बॉइलिंग पॉइंट किसका कंपेयर करने जा रहा हूँ, विद इन अल्काइल हैलाइड्स। विद इन अल्काइल हैलाइड से मेरा क्या मतलब है कि एक अल्काइल हैलाइड का दूसरे अल्काइल हैलाइड के कंपेयर में बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया आपसे। इन शॉर्ट आपसे पूछा गया है कि बताओ अल्काइल आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है या अल्काइल ब्रोमाइड का ज्यादा है या अल्काइल क्लोराइड का ज्यादा है या अल्काइल क्लोराइड का ज्यादा है। अब हमको इसका आंसर देना है कि आपस में से इनमें से किसका ज्यादा है। तो इसमें अल्काइल आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो पहले तो आप ऑर्डर याद रखोगे। इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि आपके आपसे पूछा ही जाएगा कि भाई क्यों ऐसा, अल्काइल आयोडाइड का क्यों ज्यादा है, क्योंकि हमने अभी भी क्या सीखा, बॉइल का मतलब क्या, दो मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करना। बराबर। तो जब मैं बोलता हूँ अल्काइल आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि एक अल्काइल आयोडाइड को दूसरे अल्काइल आयोडाइड से अलग करने में ज्यादा क्या लगता है, टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर लगता है इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। आया ना। अब अगर कोई बोले कि लेकिन ज्यादा टेम्परेचर क्यों लगता है, तो वही कॉमन रीजन है, इसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है। अब इसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। यस। तो अब इस बात को आप जस्टिफाई कैसे करोगे, लोग ये भी तो पूछेंगे ना कि क्यों है लेकिन बॉन्ड अल्काइल आयोडाइड का ज्यादा स्ट्रांग। तो आपको बोलना है फ्रॉम आयोडीन टू फ्लोरीन, उल्टा लिख दिया मैंने, फ्लोरीन टू आयोडीन, फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। फ्लोरीन छोटा सा है, क्लोरीन उससे थोड़ा बड़ा, ब्रोमीन उससे बड़ा और आयोडीन सबसे बड़ा। आया ना। अब सबसे बड़ा एटॉमिक साइज किसका है, आयोडीन का। तो जब दो बड़े साइज के आएंगे तो एटॉमिक साइज बड़ा है तो एटॉमिक मास भी बड़ा है। और जिसका मास ज्यादा होता है उसके बीच में ज्यादा फोर्सेस होती है। क्या प्रूफ है आपके पास इसका, मास ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगी, इसका कोई प्रूफ। इस रूम में हवा बह रही है, आप बह रहे हो क्या, क्यों। हवा का मास कम है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगती है। आपका मास ज्यादा है इसलिए अर्थ आप पे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। तो मास के बढ़ने से फोर्स पड़ती है आपस में, हाँ या ना। अब आप बताओ, ये दो ऐसे मोटे मोटे आयोडीन को अगर मैं आजू बाजू में रख दूंगा तो इनके बीच में ज्यादा फोर्सेस होंगी या फिर ये छोटे छोटे फ्लोरीन के बीच में ज्यादा फोर्सेस होंगी। फ्लोरीन के बीच में ज्यादा फोर्सेस होगी। ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी होगी, पहली या चौथी। चौथी वाली, ये फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ना, ज्यादा वजन है तो। अब अगर इसकी फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वही कहानी फिर से, आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा हीट दोगे, इन शॉर्ट ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो रीजन समझ गया, रीजन क्या है, एटॉमिक मास। तो कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाई अल्काइल आयोडाइड हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्काइल फ्लोराइड, तो आपको बोलना है क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक साइज और एटॉमिक मास ज्यादा बड़ा होता है। और सिंस उसका एटॉमिक साइज और एटॉमिक मास ज्यादा बड़ा होता है दैट्स व्हाई उसके बीच की फोर्स स्ट्रांग होती है, और फोर्स स्ट्रांग होगी तो तोड़ने में टेम्परेचर ज्यादा लगेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। ठीक।
तो अब तक हमने क्या क्या कंपेयर कर लिया, अल्काइल हैलाइड को अल्केन से कंपेयर किया, फिर अल्काइल हैलाइड, एक अल्काइल हैलाइड को दूसरे अल्काइल हैलाइड से कंपेयर किया। अब तीसरा कंपैरिजन, कि मान लो हैलाइड सेम है लेकिन कार्बन में चेंज करते जा रहा हूं, तो अब बताओ क्या होगा। तो तीसरे वाले में ये वाला आप गेस कर सकते हो अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो। अब फिर से मैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बोल रहा हूँ, पर इस बार हैलोजन सेम रखना है। जैसे मैं आपके सामने तीन चार अल्काइल हैलाइड रखता हूँ, CH3Br, CH3 CH2Br, CH3 CH2 CH2Br, और फिर CH3 CH2 CH2 CH2Br। सबके सब अल्काइल ब्रोमाइड ही है, सब में हैलोजन मैंने सेम लिया। अब बताओ इन चारों में से किसका सबसे ज्यादा हो। लास्ट वाले का, क्योंकि वही थियरी लगेगी जो ऊपर लगी। फोर्थ वाले को C4H9 लिख सकता हूँ मैं, अगर आप टोटल मारोगे तो C4H9, देन C3H7, देन C2H5, एंड फाइनली CH3Br। अब अगर कोई पूछे कि मैंने ये ऑर्डर क्यों चुना, वही कॉमन रीजन कि C4H9 का मास ज्यादा है, बराबर। यस, सिंस फ्रॉम अप टू बॉटम नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, बराबर, देयरफॉर मोलार मास इंक्रीजेस। अगर कार्बन बढ़ेगा तो मोलार मास बढ़ेगा ही, देयरफॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स becomes more stronger, therefore more temperature, and therefore more boiling point। बराबर, समझ गए। तो हर टाइप का कंपैरिजन कर लिया, पहले तो अल्काइल हैलाइड को हमने अल्केन से कंपेयर कर लिया, फिर एक अल्काइल हैलाइड को दूसरे अल्काइल हैलाइड से कंपेयर कर लिया, और फिर हैलाइड सेम रखकर अल्काइल बदल बदल के भी देख लिया, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। तीनों का रीजन आपको समझ गया, देख लो। ये बॉइलिंग पॉइंट यहाँ से शुरू किया था मैंने, पहले इसको इससे कंपेयर किया, और फिर लास्ट के दोनों का तो कॉमन रीजन ही दिया है मैंने, मास। बराबर, जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो। आज का लेक्चर मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि जो अगला टॉपिक है सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट, ये काफी बड़ा टॉपिक है, तो ये पढ़ाने में मुझे लगभग लगभग 15-20 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये NET JEE के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जहां तक पढ़ा दिया यहाँ तक आपको समझ गया है। चलो, इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।